हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरा खास पैनल मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी से मनीष तिवारी जी हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा जी हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर निरंजन पोद्दार जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आपने दोनों लोगों को सुना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। और जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस बार 200 के पार नहीं पहुंचेगी, वहीं बीजेपी का नारा है कि 400 के पार। आप बहुत नजदीकी से पूरा चुनाव आपने देखा किस तरीके से प्रचार हो रहा है, क्या अभी स्थिति है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार जो वोटिंग हो रही है, किस तरफ आपको रुझान नजर आ रहा है अभी? देखिए हिमांशु जी, वोटिंग की बात है तो मेरा यह मानना है कि वोटिंग अब ये लगभग समझ लीजिए 5 बजे तक जिस तरीके से आंकड़ा आएगा उससे ये पता चलेगा कि वोटिंग का पैटर्न क्या है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों का आदत होती है सुबह थोड़ा सा विलंब से उठना और विलंब से निकलना, ये कई लोगों की आदत होती है। क्योंकि आजकल हमारे समाज के अंदर विशेषकर जो शहरी क्षेत्र हैं उनके अंदर एक एक कल्चर सा बन गया कि लोग थोड़ा सा देर से उठते हैं और देर से काम पे निकलते हैं। तो उसी का मुझे ऐसा लगता है कि सही जो पिक्चर है वो तो देखिए वो चुनाव संपन्न होने के बाद में पता चलेगा, लेकिन 5 बजे तक इसका लगभग आपको आइडिया मिल जाएगा। रही बात, आपने कहा कि हम दोनों को सुन रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से मैं ही नहीं पूरी जनता इस समय दोनों को सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी सुन रही है और कांग्रेस को भी सुन रही है। और हिमांशु जी, इस चीज से भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि आज की तारीख में इस देश के अंदर जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, निश्चित रूप से उनके अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे मैं सहमत हूं। चाहे उसके अंदर महंगाई का मुद्दा हो, चाहे उसके अंदर रोजगार का मुद्दा हो, चाहे उसके अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, या महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन हिमांशु जी, एक चीज हम देखते आ रहे हैं और वो ये है कि परस्पर ये सारे के सारे मुद्दे आज ये 3 महीने के अंदर नहीं उत्पन्न हुए हैं। ये मुद्दे लगातार विपक्ष उठाता रहा है। और अगर मैं बात करूं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसके अंदर 3 हिंदी पट्टी के राज्य थे, तकरीबन मेरे हिसाब से उन राज्यों के अंदर भी इन्हीं मुद्दों के आधार के ऊपर समझ लीजिए पक्ष और विपक्ष दोनों गया। लेकिन जनता ने इन मुद्दों को, जनता को ये मुद्दे कनेक्ट नहीं किए। और आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम आया सबके सामने है। 2 सरकारें विपक्ष ने अपनी गंवा दी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था वहां पे पहले से और ज्यादा मजबूत होकर के भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट करी। इसका जो कारण मैं मानता हूं हिमांशु जी, मेरा यह मानना है कि मुद्दे तो हैं, लेकिन इन मुद्दों को कांग्रेस के प्रवक्ता उठाते भी हैं और बड़ी जोरों शोर से और बड़ी तरीके से उठाते हैं, लेकिन जनता को कनेक्ट नहीं कर रहे। जनता नहीं कर रहे कि देखिए 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय आप ये मान के चलिए कि ऐसी चीजें नहीं, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो 2014 के चुनाव में मुद्दा नहीं था। आपने देखा होगा कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी, या कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। यानी कि कदाचित इन्हीं मुद्दों के ऊपर कांग्रेस को जनता ने उस समय मेरे हिसाब से नकार दिया था। तो मैं ये मान रहा हूं कि 2004 से लेकर के 2014 तक भी चुनाव इन्हीं मुद्दों पे हुए, 2014 से लेकर 2024 तक भी चुनाव इन्हीं मुद्दों पे हो रहे हैं। और विपक्ष लगातार वही मुद्दे उठा रहा है। लेकिन समस्या यह है कि वही विपक्ष की सत्ता 2004 से लेकर 2014 तक थी, और अब विपक्ष ये नहीं बता पा रहा कि जो 2004 से 2014 तक जो महंगाई की मार थी, वो महंगाई की मार 14 से लेकर के 24 तक मोदी शासन में भी या बीजेपी शासन में भी रही। लेकिन जब महंगाई कांग्रेस के शासन में थी, तो अब कांग्रेस को सत्ता दी जाएगी, तो अब उसके पास ऐसा कौन सा फार्मूला आ गया कि वो महंगाई कम कर देंगे? पहली बात। ऐसे ही अगर हम नारी सशक्तिकरण की बात करें या नारी उत्पीड़न की बात करें, तो आपने देखा होगा चाहे निर्भया कांड या तमाम जो उस टाइम बड़े कांड हुए थे जो महिला उत्पीड़न के, वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। अब कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि अगर आप हमें दोबारा से या तो ये बताएं कि ये जो चीजें, ये जो समस्याएं थी, ये उस समय इस वजह से थी, और अब हमने इन सारी वजहों का समाधान हमने इस तरीके से ये निकाल लिया।
तो ठीक है। जनता शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन मुद्दों को उठा तो रही है जिन मुद्दों को बीजेपी उठा रही थी, लेकिन उनका समाधान नहीं दे रही, और जनता को इसीलिए कनेक्ट नहीं कर रहा। और इसीलिए जब हम समाज के अंदर जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो जनता ये कहती है यार इन चीजों के ऊपर तो सारे एक जैसे से ही हैं। सन 1972 से महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के ऊपर सन 1972 से चुनाव होते आ रहे हैं। आज तक तो गरीबी खत्म हुई नहीं, आज तक तो रोजगार की प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं, आज तक तो महंगाई की प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात देखिए, यहां पे अगर हम बात करें 2024 के जो चुनाव है, आज 102 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, और इसके अंदर महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि तमिलनाडु की 29 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, यानी कि बड़ा राज्य आज के पहले चरण का बड़ा राज्य, हाँ सॉरी 39 आज का जो जी आज का जो बड़ा राज्य है वो तमिलनाडु है, और उस दूसरे नंबर पे आता है वो राजस्थान की 12 सीटें, उसके बाद में तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें। और आप ये चीज देखिए कि राजस्थान जो है वो भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड स्टेट रहा है। पिछले 2 बार से आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी या उसका जो समर्थक साथी रहा है आरएलपी, उनको मिलाकर के 25 की 25 सीटें दोनों बार में भारतीय जनता पार्टी दे रही, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया जा रहा है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि यहाँ पे पहले राजस्थान की चर्चा कर लेना ज्यादा उचित रहेगा। जी सर, ये निरंजन जी, आपने दोनों की बातों को सुना। संदीप जी ने भी बताया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या क्या, कैसे वो गरीबी खत्म करेंगे, कैसे रोजगार देंगे, क्या क्या वो काम करेंगे, सब कुछ उन्होंने बताया आंकड़ों के जरिए कि जो सरकारी भर्तियां हैं, नौकरियां, उनको पहले पूरा करेंगे, तमाम बातें रखी। और दूसरी तरफ बीजेपी का भी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें गिना दी कि क्या क्या करने वाले हैं विकसित भारत के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो दोनों की बातों को आपने सुना, आपको क्या लगता है जनता इन मुद्दों को कनेक्ट कर पाएगी? और जो भी राम मंदिर की जैसा इन्होंने जिक्र किया बीजेपी की तरफ से, तो क्या राम मंदिर भी एक कोई मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में कि जिस तरह से कांग्रेस ने इसको ठुकराया तो जनता को इस पर फर्क पड़ेगा और जनता इस बात का भी ध्यान रख के वोटिंग करने जाएगी? हिमांशु जी थोड़ा सा समय देके चलिए, अब 2 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बात तो जिस तरीके से संदीप जी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, और मेरे हिसाब से जो भी बोलते हैं तथ्यपरक बोलते हैं, लेकिन जो मेरा जो सवाल था शायद संदीप जी उस बात को जवाब नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की जो विशेष इस समय जो विपक्ष की जो मैं देख रहा हूं, तो वो नेतृत्व लेवल के ऊपर, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमियां रह रही है। अब इसके अंदर संदीप जी मेरी बात को बुरा माने अच्छा माने, ये इनकी सोच है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये जो चीजें बोलते हैं उनके अंदर एक तो हर चीज के अंदर दोहरा मापदंड नजर आता है, और जो चीजें ये सोचते हैं जनता से कनेक्ट करेगी, जब तथ्यहीन जो चीज होगी वो कनेक्ट नहीं कर सकती है। अभी संदीप जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 30 लाख नौकरी देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी जी ये मान रहे हैं कि केवल इस देश के अंदर 30 लाख लोग ही बेरोजगार हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि देश जो है 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर से गुजर रहा है, यानी कि भारत के अंदर लगभग 25 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगारी की मार के शिकार हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम 30 लाख रोजगार देंगे। अगर कांग्रेस की हम 25 करोड़ बेरोजगारी वाली बात को अगर हम मान लेते हैं, तो 30 लाख तो फिर ऊंट के मुंह में जीरा हुआ ना, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक चीज ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैंने पूरे घोषणा पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा और मैंने सारी चीजों का वैल्यूएशन लगाया। सबसे बड़ी समस्या ये है आज की तारीख में हिमांशु जी, पहले का जमाना ये होता था कि जो कहा जाता था जनता उस चीज के ऊपर भाग पड़ती थी, मान लेती थी। लेकिन अब आज की तारीख में क्या है कि युवा भारत है, हर चीज के अंदर वैल्यूएशन लगाता है, कैलकुलेशन लगाता है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे भारत का जो बजट होता है वो लगभग समझ लीजिए 35 से 40 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है हर सालाना। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को अगर मैं पढ़ूं तो उसके अंदर 30 से 35 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि बजट के इतर 30 से 35 लाख करोड़ रुपए की और व्यवस्था हो, तब ये सारी की सारी घोषणाएं पूरी हो सकती हैं। अब ये चीजें उसके अंदर नहीं लिखी गई कि मैं 30 से 35 लाख करोड़ की जो धनराशि की जरूरत पड़ेगी उसका धनोपार्जन कैसे किया जाएगा। अब छोड़िए उस बातों को, देखिए ये फिर ऐसा लगना लग जाएगा किसी एक पार्टी का झुकाव है या एक पार्टी की बुराई करने वाली बात हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा बिंदु, जो मेरा मानना यह है कि देखिए निश्चित रूप से इस समय जो चुनाव हो रहा है 2024 का,
इसके अंदर आपने देखा होगा कि मैं एक चीज को बड़ी गौर से देख रहा हूं और इस चीज को मैं समझ रहा हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ विपक्ष के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे दिल्ली के जहां कांग्रेस टक्कर में है वहां पे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, आप ये समझ लीजिए इस समय जो कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, राजस्थान के अंदर भी मैं चर्चा करने वाला था, 12 सीटों के ऊपर आज मतदान हो रहा है, वहां पे जो कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, बहुत कई जगह इन्होंने बहुत अच्छे टिकट बांटे हैं और वो अच्छे टिकट बांटने का परिणाम ये हो रहा है कि वहां पे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किया हुआ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां हैट्रिक बनाने की बात कर रही थी, यानी 25-0 का तीसरी बार उसको दोबारा से रिपीट करने की बात कर रही थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, आप ये समझ लीजिए, के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रखी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेटों ने वहां पे जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे मुजफ्फरनगर से जिस तरीके से संजीव बालियान के सामने हरिंदर मलिक खड़े हुए हैं, वहां पे अखिलेश जी ने एक रैली नहीं करी या कोई बड़ी रैली नहीं हुई समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, लेकिन जो हरिंदर मलिक है उन्होंने अपने बलबूते उस चुनाव के अंदर संजीव बालियान को जबरदस्त चुनौती दे रखी है और टक्कर में वो चुनाव बना रखा है। हर एक सीट के ऊपर अगर एक एक बात करेंगे तो काफी समय चला जाएगा। लेकिन अब यहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने पहले जो चुनाव को हाइप कर दिया, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वही भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बात किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कई भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज भी हो जाते हैं। आज की तारीख में मेरी भारतीय जनता पार्टी के कई जो जिला इकाइयां हैं उनसे मेरी बात होती है और आप यकीन मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हरा रही है। यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो मैं उदाहरण देता हूं आपको कि एक सीट के ऊपर एक जिले के जिलाध्यक्ष से मेरी बात हुई। मैंने कहा यार आप तो चुनाव हरवा रहे हो अपने कैंडिडेट को। कहता हाँ भैया इसको निपटाना जरूरी है। तो मैंने कहा यार ये तो फिर आपके 400 पार कैसे होंगे। कहता भैया एक सीट से क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी तो 400 आ ही रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आप यकीन मानना मैंने दूसरी मतलब उसकी निकटवर्ती दूसरी सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कैडर से बात करी, वो भी कह रहे हैं जी हमारे यहाँ 3 गुट बने हुए हैं, यानी कि लोकल स्तर पे 3 गुट बने हुए हैं और इस कैंडिडेट को निपटाने के चक्कर में लग रहे हैं। तो मैंने कहा फिर इस हिसाब से तो सीट हार जाएंगे। कहता भाई 400 पार हो रही है, एक हमारी वाली हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा इस तरीके से तो अगर 400 की 400 सीटों के ऊपर अगर वहां की लोकल कैडर ये सोचने लग जाएगा तो फिर बात कहां से बनेगी। लेकिन यहां पे और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए राजनीति के अंदर अहम और वहम हर किसी के लिए घातक है। आज जो कांग्रेस, आप ये समझ लीजिए, एक जमाने के अंदर पूरे भारत के अंदर 28 राज्यों के अंदर और केंद्र के अंदर एक छत्र शासन करती थी, आज वो कहीं ना कहीं सिकुड़ती समझ लीजिए अपने अस्तित्व की लड़ाई पे आ गई। उसका कारण वो अहम और वहम। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 10 वर्षों के अंदर अपनी ऊंचाइयों के बाद में आज अहम और वहम की शिकार दिखाई दे रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर इनका बहुत अच्छा चुनाव था, लेकिन जो पिछली बार की जो गठबंधन पार्टी थी आरएलपी, यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी, इन्होंने उनको अपने से दूर कर दिया। नहीं, हमें तो अपने 25 लाने हैं इस चक्कर के अंदर। दूसरी तरफ जिस तरीके से राजस्थान के अंदर राजेंद्र सिंह राठौड़, मुझे नाम लेने में भी कोई आपत्ति नहीं, राजेंद्र सिंह राठौड़ के प्रभाव में आकर के राहुल कसबा जो चूरू से इनके जो कैंडिडेट थे और जो पिछले 20-25 वर्षों से लगातार वो, आप ये समझ लीजिए, उस सीट के ऊपर वो और उनका परिवार सेवा कर रहा है और एक एक आदमी से वो कनेक्टेड है, उनकी उन्होंने टिकट काट दी ये कहकर के कि तारानगर सीट राहुल कसबा ने हरवा दी और राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। तो मैं कई लोगों से चीज पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली बैठ करके किसी को चुनाव हरवा सकता है तो हारने वाला बड़ा नेता माना जाएगा, हारवाने वाला बड़ा नेता माना जाएगा कि वो दिल्ली बैठ करके जो चुनाव हरवा सकता है तो बड़ा नेता तो वो हुआ। लेकिन वो काम कर दिया। इधर हरियाणा के अंदर जिस तरीके से इन्होंने 1-2 सीटों का लालच करके दुष्यंत चौटाला को अपनी गाड़ी से उतार दिया, इसका प्रभाव यह हुआ है कि आज राजस्थान के अंदर जो जाट कम्युनिटी जो डोमिनेट करती है वहां पे लगभग 12 सीटों के ऊपर, आज वो जाट कम्युनिटी समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के वहां पे बिल्कुल खिलाफ जा रही है।
और इसका कारण यह है कि आज राजस्थान के अंदर 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की चुनौतीपूर्ण हो गई और शायद उसके अंदर 3-4 सीटें लूज भी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। जिस तरीके से आपने तमाम बातें बताई कि लोकल स्तर पे जो है बीजेपी में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में लोकल कैंडिडेट को लेकर, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब वोट पड़ता है तो आपको लगता नहीं है कि जब कोई भी मतदाता वोट देने जाता है तो वो पीएम का चेहरा देखता है, प्रधानमंत्री का चेहरा देखता है? और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो बीजेपी में जिस तरीके से अभी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनकी लोकप्रियता के आगे लोकल स्तर की जो नाराजगी है या जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ जाता है, इसीलिए बीजेपी आसपास दिख रही है अभी इस बार भी। देखिए ये चुनाव बहुत अच्छा सवाल है हिमांशु जी। ये चुनाव स्टेट भैया थोड़ा सुन लो। मनीष जी, सवाल मेरा निरंजन जी से था। जी निरंजन जी बोलिए। देखिए हिमांशु जी, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा पहले तो मैं आपके बात में सुधार कर दूं। मैंने ये नहीं कहा कि लोकल स्तर के ऊपर नाराजगी है। मैं ये कह रहा हूं कि आपसी एक दूसरे को निपटाने वाली चीज चल रही है, पहली बात। दूसरी बात आपने जो है। हाँ दूसरी बात, अब जो मैं आपको आपने जो सवाल किया, देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। सन 2004 का चुनाव आप देख के चलिए कि जिस समय लगभग मैं आज की परिस्थिति और 2004 की परिस्थिति को समान रूप से आंक रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के अंदर कोई चेहरा नहीं था 2004 के अंदर भी नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी जी बहुत सालों के वनवास के बाद में नेपथ्य से आकर के और वो राजनीति के अंदर सक्रिय हुई थी, यानी कि इतना बड़ा उनका उस टाइम ओरा भी नहीं था। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए बिखरा हुआ विपक्ष था। अटल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, बड़ा चेहरा, उस समय अटल जी का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता था। भारत जो है वो आप ये समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन के नए दौर से गुजर रहा था, यानी कि यहां पे जो एमएनसी जिस तरीके से आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस समय जिस तरीके से भारत ने अपने विदेशों के लिए अपने दरवाजे खोले, तो भारत के अंदर बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई और प्राइवेट जॉब बहुत ज्यादा क्रिएट हुए और इंडिया साइनिंग और फील गुड, और आपने देखा होगा सब कुछ बहुत ही शानदार सब कुछ चल रहा था। और ये चीज भी हिमांशु जी आपको समझने की आवश्यकता है कि उस समय भारतीय, जैसे आज अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के समझ लीजिए चाणक्य हैं, उस समय प्रमोद महाजन जी चाणक्य हुआ करते थे। और प्रमोद महाजन जी ने जब आईबी की रिपोर्ट मांगी, अपना इंटरनल सर्वे, उसके बाद में आईबी की रिपोर्ट मांगी, तो नवंबर 2003 के अंदर आईबी की रिपोर्ट यह आई थी कि अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो 182 सीटों के साथ सत्ता में थी, आईबी की रिपोर्ट यह थी कि अगर आज चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 225 सीटें क्रॉस कर जाएगी। उसका परिणाम यह था कि जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने थे, वो चुनाव मार्च अप्रैल के अंदर प्रमोद महाजन जी ने यानी कि मध्यावधि चुनाव करवा लिए थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 142 पे आके टिक गई, यानी कि 40 सीटें घट गई 182 में से। उसका क्या कारण था? आज कदाचित मुझे ऐसा लगता है शायद उसका यही कारण था, क्योंकि उस समय आपने पूछा कि जो वोटर है मोदी जी के नाम पे वोट देता है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी हिमांशु जी कि भारत के अंदर इस समय 3 प्रकार का वोटर है, एक प्रो बीजेपी वोटर, एक एंटी बीजेपी वोटर और एक स्विंग वोटर। तो जो एंटी बीजेपी वोट है वो क्या है कि खुल करके वोट करने के लिए निकलता है, अपने आप निकलता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको सरकार बदलनी है। लेकिन जो प्रो बीजेपी वोट और जो स्विंग वोटर है उसके लिए कैडर पड़ता है, उसके लिए जो लोकल कैडर है उसको घर घर जाकर के निकालना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि 2004 का वोटिंग परसेंट आप देखिए, लगभग 15% वोटिंग, 12% वोट डाउन हुआ था उस टाइम, और वो जो 12% का जो वोटिंग परसेंटेज जो डिप कर गया था वही भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बना था। अगर आज भी जिस तरीके से अगर कैडर अगर वोटरों को घर से नहीं निकालता है तो आप ये समझ लीजिए वो नुकसान सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि वोट तो जीतने लायक थे लेकिन ईवीएम तक नहीं पहुंचे तो उसकी कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोकल कैडर है उसका ये फर्क पड़ रहा है, और जो लोग जो अभी 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आपको यह भी चीज समझनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव में वही लोकसभा 7 कैंडिडेटों के द्वारा विभाजित हो जाती है, क्योंकि एक लोकसभा में 6 या 7 या 8 विधानसभा होती है।
तो कैंडिडेट यानी कि 8 लोग वहां चुनाव लड़ रहे होते हैं और इसमें एक आदमी चुनाव लड़ रहा होता है। यहाँ एक आदमी के जो समर्थक हैं वो वोट निकालेंगे, वहां 8 लोगों के वोट समर्थक वोट निकालेंगे। तो अब ये देखना ये है कि शाम को 6 बजे तक वोट प्रतिशत क्या रहता है, उसके बाद में हम इस चीज का मूल्यांकन लगा पाएंगे कि कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं आखिरी के 20 सेकंड निरंजन जी, आप मुझे इसका पूरा कंक्लूजन बता दीजिए कि आज जो हमने चर्चा करी है इसके बाद इस पहले चरण के वोटिंग का कितना असर आपको लगता है कि जब 7 चरण पूरे हो जाएंगे तो फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो ऐसे में कितना अहम है आज का ये जो फर्स्ट फेजिंग का वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो? देखिए हिमांशु जी, मेरे हिसाब से हर एक चुनाव हर समय जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो देश को बदलने वाला होता है, राज्य को बदलने वाला होता है, वो लोगों की प्रगति के लिए चुनाव होता है। तो हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। रही बात इस बार के 102 सीटों की, अगर मैं बात करूं तो हिमांशु जी, मेरा ये मानना है कि इस चीज की तस्वीर तब पता चलेगी जब शाम को 7 बजे सारे आंकड़े आएंगे कि वोट प्रतिशत कितना हुआ, यानी कि जनता कितनी निकली। अगर मेरा यह मानना है कि अगर वोट प्रतिशत घटेगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समझ लीजिए मुश्किल में आएगी। और अगर वोट प्रतिशत अगर इसके अंदर 60% के आसपास अगर पोलिंग हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी अपने जादुई आंकड़े से ऊपर जा रही है, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस चर्चा में जुड़े।